आज जिस विषय पर, जिस कहानी पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है दोपहर का भोजन। इस कहानी को लिखा है अमरकांत जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोपहर का भोजन मुख्य भोजन माना जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। और इस कहानी में अमरकांत जी ने दोपहर के भोजन को जिस तरह से रेखांकित किया है, बताया है, उससे उस परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति तीनों हमारे सामने उभर कर आती हैं। और एक ऐसी माँ जिसके घर में रोटी का संघर्ष है, रोटी की कमियां हैं, वो किस प्रकार से अपने पूरे परिवार का पेट पालती है, ये हम इस कहानी में आज जानेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्या है इस कहानी में जो 11वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। कक्षा के दौरान भी मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि भाई ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल की गई है क्योंकि आने वाले समय में आप देश के भावी नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आगे अपना जीवन शुरू करेंगे और जीवन एक संघर्ष है। उस संघर्ष में हमें अपने जीवन में कैसे संतुलन बनाना है, ये हम इस कहानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों में मूल्यों का विकास करने के लिए, उनको भावी संघर्ष के प्रति तैयार करने के लिए अमरकांत जी की इस कहानी को पाठ्यक्रम में रखा गया। इस कहानी में कुल मिला के हमारे पास में 5 पात्र हैं और जो घर की गृहिणी हैं माता सिद्धेश्वरी देवी जी, वो 7 रोटियां बनाती हैं और जो रोटियां खाने वाले हैं, जो उनके 2 बेटे हैं रामचंद्र और मोहन, वो 2-2 रोटी खाते हैं। उनके पति मुंशी जी, वो 2 रोटी खाते हैं। बाद में जब 1 रोटी बच जाती है तो वो उसको खाने के लिए बैठती हैं कहानी में और उन्हें याद आता है कि मेरा छोटा बेटा भी अभी लेटा हुआ है, उसको भी मुझे कुछ खिलाना है जी। तो फिर आधी रोटी खा लेती हैं। जब बच्चा उठेगा आधी रोटी वो खा लेगा। ये उस परिवार की स्थिति है। अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ था जी। उनका मूल नाम श्रीराम वर्मा है। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। जी। साहित्य सृजन में उनका बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था। अमरकांत अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया और यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता बन जाती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं हैं। बच्चों, आपको जरूर जानना चाहिए कि अमरकांत जी ने हिंदी साहित्य को क्या योगदान दिया है, कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा उनका कहानी संग्रह है। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये इनके उपन्यास हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से अमरकांत जी को प्रदान किया गया। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से
अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। तो ये था अमरकांत जी का परिचय और इस कहानी का छोटा सा परिचय। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या ज़मीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट-गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई। बच्चों, जब हम खाली पेट अधिक पानी पी लेते हैं तो वो पानी कहीं हमारे कलेजे में जाकर लग जाता है, जैसे सिद्धेश्वरी के कलेजे में लगा और वो ज़मीन पर लेट गई। सहज होने में, सामान्य होने में थोड़ा समय लगता है। लगभग आधे घंटे तक वह उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। तो आपने देखा कि जो एक छोटा बच्चा है सिद्धेश्वरी का, जिसका नाम प्रमोद है, वो बीमार है और उसकी स्थिति बिल्कुल सूखी ककड़ियों के, बासी ककड़ी के समान दिखाया गया है। हड्डियां, उसकी छाती की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। कपड़े भी नहीं पहने हैं बच्चे ने और उसके मुंह के ऊपर बहुत सारी मक्खियां उड़ रही हैं। तो ये इस कारण है क्योंकि आधे घंटे से सिद्धेश्वरी अचेत लेटी हुई थी। उठी तो उन्होंने ये सब देखा। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और 1 आध मिनट सुन्न खड़े रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ में गली निहारने लगी। गली से आते जाते लोगों को देखने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। बच्चों, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि सिद्धेश्वरी किसका इंतजार कर रही हैं। घर में एक छोटा बेटा है जो एक खाट पर लेटा हुआ है, बीमार लगता है, और उनके 2 बेटे और पति घर के बाहर हैं। तो वो बार बार देखती हैं रास्ते पर आते जाते लोगों को कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। व्यग्रता, व्याकुलता, बेचैनी, और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका एक लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। अब देखिए, यहाँ पर अमरकांत जी ने सरकता शब्द का प्रयोग किया है। चलता हुआ दिखाई दिया। जब देख रही थी सड़क पर सिद्धेश्वरी तो उन्हें अपना बेटा आता हुआ दिखाई दिया, रामचंद्र, जो उनका बड़ा बेटा है। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। बच्चों, बार बार एक शब्द आ रहा है, ओसारा। ओसारा घर के बाहर का एक छप्परनुमा कमरा होता है, उसको ओसारा कहते हैं। वहाँ चौकी के पास नीचे रख दिया एक पानी का लोटा भरकर कि बेटा आ रहा है, हाथ मुँह धोएगा, पानी पिएगा। और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। बच्चों, गर्मी में जब हम बाहर से घर आते हैं तो थके होते हैं, पसीना आया होता है और कुछ समय के लिए शांत लेटना चाहते हैं। जैसे आपने रामचंद्र को देखा कि वो पहले चौकी पर बैठा और फिर बेजान सा लेट गया। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरने की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे की व्यग्रता को निहारती रही।
जो माँ है सिद्धेश्वरी, वो उसके अपने बेटे के पास नहीं गई, बल्कि दूर से ही देखती रही बेटे की व्याकुलता को, उसकी बेचैनी को। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। माँ को लगा कि पता नहीं बेटे की तबीयत खराब तो नहीं हो गई है। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी, फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। इस 10 मिनट में रामचंद्र का शरीर थकान से उबर चुका था। उसके शरीर में फिर से फुर्ती आ गई थी और वो जब उसकी माँ ने उसको देखा, उसकी नाक पर हाथ रखकर देखा और छूकर देखा कि बच्चे को बुखार तो नहीं है, तो वो ठीक था और पुनः शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ उसके कारण वो जल्दी से आकर चौकी पर यंत्र के समान, जैसे कोई यंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। बच्चों, आप जानते हैं रोबोट बड़ी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? बाबूजी उनके पिताजी हैं। सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र को बताया गया कि उसके पिताजी अभी नहीं आए हैं, वही सबसे पहले घर आया है। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 बरस थी। लंबा, दुबला, पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। हमारे सामने रामचंद्र का चित्र खींच दिया है अमरकांत जी ने। 21 साल का युवा जो लंबा है, पतला है, दुबला है, रंगोरा है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और होठों पर झुर्रियां निकल आई हैं। वह स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में बड़ी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। बच्चों, आप जानना चाहेंगे कि प्रूफ रीडरी क्या होती है? जब कोई पुस्तक या पत्रिका तैयार की जाती है तो उसमें जो लेख, जो विषय वस्तु होती है, उसको एक बार टाइप किया जाता है और टाइप किए हुए को मूल प्रति के साथ में मिलाकर चेक करने की जो एक व्यवस्था है, उसे हम प्रूफ रीडरी कहते हैं। और बताया अमरकांत जी ने कि पिछले साल ही रामचंद्र ने 12वीं की परीक्षा, इंटर की परीक्षा पास की थी। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाली दाल और चने की तली तरकारी सब्जी, चने की सब्जी, 2 रोटी और कटोरा भर पनियाली दाल। बच्चों, पनियाली दाल का मतलब यह है कि उसमें दाल के दाने कम हैं और पानी अधिक है, तरी अधिक है। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उसकी उम्र 18 बरस थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। रामचंद्र ने घर आकर पहले अपने पिताजी के बारे में पूछा, फिर अपने छोटे भाई मोहन के बारे में पूछा। जो घर की गृहिणी है, माता है सिद्धेश्वरी, उनको भी नहीं पता कि उनका मंझला बेटा मोहन कहाँ गया हुआ है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई, सच बोलना नहीं चाहती थी। सिद्धेश्वरी सच बोलना नहीं चाहती थी, बल्कि उन्होंने रामचंद्र को उत्तर दिया और उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता है। ये बात सिद्धेश्वरी ने अपने बेटे रामचंद्र से कही, मंझले बेटे के बारे में। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो चबा चबा कर हमें खाना चाहिए, ये भी अमरकांत जी इस कहानी में कहना चाहते हैं।
सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? सिद्धेश्वरी जो रामचंद्र की माँ है, उसके मन में डर है और आतंक शब्द का प्रयोग हुआ। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रामचंद्र है वो उग्र स्वभाव का भी है, उससे माँ के मन में डर का भाव है। डरते डरते माँ ने बेटे से पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? वहाँ कहाँ? उसके दफ्तर में। क्या उसे नौकरी मिली या उसके काम करने के अब पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? माँ ये जानना चाहती है। परिवार आर्थिक संकट में है। आप देख रहे हैं 5 लोग खाने वाले हैं और केवल 7 रोटियां बन पाती हैं घर में। रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खरखर शब्द सुनाई दे रहा था। रास्ते से गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के। बच्चों, ये खड़खड़िया इक्के जो हैं पुराने समय में चलते थे और इनके जो पहिए होते थे वो लकड़ी के होते थे, काठ के होते थे, इसलिए वो खड़खड़ की आवाज़ बहुत अधिक करते थे। बच्चा जो प्रमोद है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी सांसें भी तेज़ी के साथ चल रही हैं, तो ये दोनों शब्द कहीं वातावरण में गूंज रहे हैं। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? प्रमोद ने अपनी माता से एक और सवाल पूछा, वह रोया तो नहीं था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि रामचंद्र अपने घर के सभी सदस्यों के भोजन को लेकर चिंतित है। पहले अपने पिताजी के बारे में पूछा, फिर मोहन के बारे में पूछा और प्रमोद के बारे में पूछा कि उसने खाना खाया नहीं खाया। माताजी ने कहा भाई प्रमोद खाना खा चुका है, तो और बताया कि खाना खा लिया उसने। और आगे पूछते हैं रामचंद्र, क्या रोया तो नहीं? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। बच्चा बीमार है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो वो जिद करता है, रोता है अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन माताजी ने झूठ बोला कि आज वो नहीं रोया है। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। बच्चों, ये स्थिति बहुत ही मार्मिक स्थिति है। अमरकांत जी की इस पंक्ति को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। ये माँ ने रोटी लाने की बात कही है, लेकिन वो रोटी लाना नहीं चाहती है क्योंकि घर में रोटियाँ ही नहीं है, कहाँ से लाएंगी। फिर भी कहा कि मैं एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। अब देखिए, रामचंद्र को भी पता है कि घर में कितनी रोटियां बनी हैं। उसने अपनी माँ को मना कर दिया कि वो और रोटी लेने वाला नहीं है। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही, चलो आधी रोटी लेकर आती हूँ, एक नहीं आप खाते तो। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ से थाल में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आँख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वे भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। जो एक टुकड़ा थाली में बचा हुआ था रामचंद्र की, उसको उसने इस तरह से अपने मुंह में रखा
जैसे वो रोटी का आखिरी टुकड़ा ना होकर पान का बीड़ा हो। तो यहाँ तक हमने देखा कि सिद्धेश्वरी के जो बड़े बेटे हैं रामचंद्र, वो घर में आते हैं, खाना खाते हैं, परिवार के दूसरे लोगों के बारे में पूछते हैं, और माँ जब वो 2 रोटी खा चुके होते हैं फिर से कहते हैं कि भाई आपके लिए 1 रोटी और लाती हूँ, लेकिन बेटा मना कर देता है और कहता है कि भाई अधिक खिलाकर क्या मुझे आप बीमार करना चाहते हैं, और पानी मंगा लेता है अपने पीने के लिए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि रामचंद्र एक समझदार लड़का है जिसको अपने घर के हालात पता हैं। उधर सिद्धेश्वरी देवी घर को संभालने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। वो अपने बीच के बेटे मोहन के बारे में झूठ बोल देती हैं और कहती हैं कि वो पढ़ने के लिए गया हुआ है, ताकि रामचंद्र को गुस्सा ना आए। अभी रुचि जग गई होगी कि आगे क्या होता है। अभी तो एक ही बेटा खाना खा के गया है, बाद वाले क्या क्या खाते हैं, कितनी पनीली दाल का पानी पीते हैं और कितने लोटे पानी वो पीते हैं जी। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। अब देखिए, पहला वाला बेटा जब घर में आया था तो वो ओसारे में बैठने के बाद लेट गया था, थका हुआ था, काम करके आ रहा था, और ये पड़ोस के घर से निकल के आया है तो ये झट से पीढ़े पे बैठ गया कि आइए मैं खाना खाता हूँ। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई ही की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। अपनी उम्र जो थी उस हिसाब से ज़्यादा गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। देखिए, जब आर्थिक संकट की स्थिति होती है तो उदासी चेहरे पर अपने आप आ जाती है और कम उम्र में हम अधिक उम्र के दिखने लग जाते हैं जी। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो ये चोरी करना जो यहाँ आया वो झूठ बोलने से मतलब है कि भाई माँ झूठ बोल रही है कि जो बड़ा बेटा है वो मंझले बेटे के बारे में कुछ अच्छे विचार बोल रहा था, कह रहा था। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से 1 रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं। वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, 1 रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी। अब देखिए, फिर माँ झूठ बोल रही है। मोहन ने भी तीसरी रोटी नहीं ली थी, रामचंद्र ने भी नहीं ली थी और मोहन भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि घर में कितनी रोटियां बनती हैं। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा और धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही हैं। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़-सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। अब यहाँ पर कहानी के तीसरे पात्र और घर के जो मुखिया हैं, चंद्रिका प्रसाद मुंशी जी, वो आ गए हैं। तन्वी जी, इस कहानी में बाद में हमें पता लगेगा कि जो मुंशी जी हैं, परिवार के मुखिया हैं, पिता हैं बच्चों के, उनकी छटनी हो गई है, नौकरी छूट गई है। अच्छा। इस कारण परिवार में ये आर्थिक संकट की स्थिति है जी। और वो हर दिन नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं। बड़ा बेटा भी काम सीख रहा है, अभी उसको पैसा मिलना शुरू नहीं हुआ है।
परिवार की अपेक्षाएं बढ़ी कि भाई उसको भी पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसी स्थिति है परिवार में, लेकिन फिर भी माँ की कोशिश है कि मैं परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखूं। बिल्कुल। तो सर, क्या ये कहानी हर परिवार की हो सकती है, हर माँ की हो सकती है जो कि घर जोड़ने की बहुत कोशिश करती हैं, चाहे झूठ ही बोलना पड़े उसके लिए, जी, जी। और चाहे बच्चों को कम खाना देना पड़े और जी। ना हो घर में खाना, तो भी बहुत स्नेह से वो पूछती हैं कि मैं और रोटी लाऊं। खाना कम देना पड़े, दिखाना ज़्यादा पड़े। जी, जी। तो क्या परिवारों में इतना स्नेह होता है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए झूठ बोलते हैं, और क्या ये माफ़ है? देखिए, वैसे तो शिक्षा में कहा जाता है कि भाई हम बच्चों को सही मार्गदर्शन करें, जी। लेकिन वो कहते हैं कि यदि जोड़ने के लिए, किसी का जीवन बचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, तो वो सच से भी कहीं बड़ा होता है। और आपने कहा परिवारों में जो हमारे मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वहाँ परिवार के कई सदस्य सिद्धेश्वरी देवी की तरह परिवार को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से अपेक्षा भी करता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान से देखें और वो उसमें क्या योगदान कर सकते हैं। वो योगदान ये कर सकते हैं कि भाई आप घर में कम से कम जिद कीजिए, मेरे लिए ये सामान नहीं दिया, बड़े को दिला दिया, छोटे को दिला दिया। आप देखिए कि घर में पिताजी की आमदनी कितनी है। यदि पिताजी की आमदनी में सब कुछ हो जाता तो पिताजी पुराने जूते कितने दिनों से पहन रहे हैं, उस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। माताजी की साड़ी पर कितने पैबंद लगे हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। और क्या कोई कर्जदार हमारे दरवाजे पर तो नहीं खड़े रहता। तो 11वीं क्लास के बच्चे हमारे लगभग 16 साल, 15 साल, 17 साल की उम्र के हैं। धीरे धीरे ये अब देश के नागरिक बनने की तरफ अग्रसर हैं। 18 वर्ष का होने पर इन्हें वोट का अधिकार भी मिल जाएगा। तो ऐसे में अपने परिवार को जोड़ने के लिए, एक भावी संघर्ष के लिए आपको तैयार रहना है। अमरकांत जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि हमें परिवार के अंदर विद्रोह नहीं करना है। बिल्कुल। और क्या हम इससे ये भी सीख सकते हैं, अमरकांत जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी जिम्मेदारी जितनी जल्द हो सके समझ लेनी चाहिए, परिवार को देखते हुए, पिताजी की आमदनी देखते हुए या घर का माहौल देखते हुए। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और तन्वी जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी अपने परिवार में बड़ा हूँ जी। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं और मेरे पिताजी किसान रहे जी। जिस उम्र में बच्चों को हम प्रेरित कर रहे हैं, मैं उस उम्र में प्रेरित हो गया था। मुझे पता था कि मेरे पिताजी की आमदनी कितनी है, लेकिन हमने पढ़ना जारी रखा। और मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, और माता पिता का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी कहानी भी बच्चों को कुछ सिखाती है। और ये जो कहानी हम आज पढ़ रहे हैं, दोपहर का भोजन, इससे बहुत सारे लोग, आप और बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि घर की जो स्थिति होती है उसे समझना बच्चों के लिए, सिर्फ बड़े बच्चे के लिए ही नहीं, और भी बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है। घर परिवार में जितने लोग हैं, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, हर किसी की अपनी आशाएं अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। जी। जैसे हम कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जी। एक तरफ अधिकार है, दूसरी तरफ कर्तव्य है। जी। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और अपने माता पिता की सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा को मानते हुए परिवार में अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देना है। जी। देखिए, अभी मुंशी जी चंद्रिका प्रसाद जी ताजे ताजे घर आए हैं। जी। उनकी हालत, उनके चलने के अंदाज में अमरकांत जी ने हमें बताई कि वो किस तरह से घर के अंदर आए हैं। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुट सुट पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। यहाँ पर एक चीज़ ये भी हमें दिखाई दे रही है कि बेटा अपने पिताजी का इतना आदर करता है कि उनके साथ में बैठकर, सामने बैठना नहीं बैठा वो, और अपना पानी लेकर दूसरी जगह चला गया। उसको लगा कि अब पिताजी और माताजी के बीच में कुछ संवाद होगा, तो मैंने खाना खा लिया है, पिताजी के लिए स्थान खाली करते हैं। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। देखिए तन्वी जी, अभी 2-2 रोटियों का जिक्र चल रहा है। पहले बेटे के लिए 2 रोटियां, दूसरे बेटे के लिए 2 रोटियां, अब पति के लिए 2 रोटियां। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी
मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि गाय भैंस पहले अपना चारा खाते जाते हैं और बाद में उसको जुगाली करके पचाते जाते हैं। तो इसमें मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी जो हैं वो धीरे धीरे अपना खाना खा रहे हैं, जिसको बूढ़ी गाय की जुगाली के समान अमरकांत जी ने लिखा है। उनकी उम्र 45 बरस के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। आप समझ सकते हैं कि 45 साल का व्यक्ति 10 साल बड़ा लग रहा है। कहीं ना कहीं संघर्ष है, गरीबी है, आर्थिक दशा ठीक नहीं है, शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। इसका मतलब है कि चेहरे पर उनके झुर्रियाँ आने लगी थी, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, सर के बाल उनके चले गए थे। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी, यानी बनियान उनका साफ था लेकिन वो फटा हुआ था। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा। मुंशी जी को अपने बड़े बेटे की चिंता हुई और अपनी पत्नी से पूछा कि भाई बड़ा बेटा रामचंद्र कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। देखिए, एक और झूठ हमारे सामने आ गया माता जी का। बच्चे ने कहा था कि हो जाएगा जो होना है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन में नौकरी लग जाएगी कहकर गया है। हमेशा बाबूजी किए रहता है, जब भी घर में बात करता है तो आपकी चर्चा करता है, बाबूजी बोलता रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान हैं। अपने पिताजी के लिए कहा कि माताजी बता रही हैं कि वो आपको देवता के समान कह रहा था। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। मुंशी जी खुश हुए कि बेटा मुझे देवता कह रहा है। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? एक बार भरोसा नहीं हुआ, अपनी पत्नी से पूछते हैं, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। अब देखिए, अपने बच्चों के बारे में पति से कितने अच्छे संवाद सिद्धेश्वरी ने किए हैं कि एक बेटा दूसरे बेटे की चिंता करता है, और बड़का जो है रामचंद्र वो तो बहुत ही समझदार बेटा है। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेलकूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बराक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं। अब देखिए, मुंशी जी अपने बेटों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और वो कहते हैं तीनों बच्चे काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को क्या कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। जो बच्चा बीमार है, खाट पर लेटा हुआ है, उसके बारे में भी पिता का कहना है, चूँकि वो घर में छोटा है इसलिए लाडला है, प्यारा है, तो वो पत्नी से कहते हैं कि अरे भाई इसे भी देखो, ये क्या कम है, ये भी बहुत होशियार है। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। बच्चों, ग्रास से युद्ध करना बहुत अच्छा मुहावरा यहाँ अमरकांत जी ने दिया है। युद्ध करने का मतलब ये है कि बार बार उस अपने टुकड़े को खाने की कोशिश कर रहे हैं। दांत शायद उनके कुछ कमज़ोर हो गए हैं। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए। जब उन्हें लगा कि भाई रोटी को खाना मुश्किल हो रहा, तो एक गिलास पानी पी लिया उन्होंने। फिर खरखर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी, और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। पंडूक एक पक्षी है, पंडाकचा भी बोलते हैं इसे ग्रामीण भाषा में, देशज भाषा में। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी
कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बातें करे। पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। बिल्कुल चुपचाप खाना खा रहे हैं। पति पत्नी में पहले संवाद हुआ और उसके बाद सन्नाटा पसर गया। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। बच्चों, ये हंडिया शब्द एक मिट्टी का बर्तन होता है जो गांव में लगभग सभी घरों में पाया जाता था। उसके अंदर गुड़ को रखा जाता था। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ। गुड़ का रस, गुड़ को पानी में घोलकर उसका रस बनाने के लिए कहा उन्होंने। पीऊँगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। बच्चों, खाने के बाद गुड़ खाने से हमारा हाजमा दुरुस्त रहता है, ये भी अमरकांत जी हमें बता रहे हैं। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी काफ़ी देर से खाना खा रहे थे, क्योंकि कहा गया है कि गाय की तरह जुगाली कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि भाई, मैं रोटी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, नाक में दम आ गया, अब थोड़ा सा गुड़ का रस पीकर मन को तसल्ली हो जाएगी। तो यहाँ हमारी इस कहानी के जो तीसरे पात्र हैं वो भी खाना खा चुके हैं, तन्वी जी। और आपने देखा कि पति पत्नी में परिवार के बच्चों को लेकर संवाद होता है और मुंशी जी कहीं ना कहीं गिलानी भाव से भी भरे हुए हैं। उनकी नौकरी छूटी हुई है और घर की जो ये आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं, केवल 7 रोटियां बन पा रही हैं, पनीली दाल और पानी पीकर लोग गुजारा कर रहे हैं, उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी भी मान रहे हैं। देखिए, ये कहानी वास्तव में हम हंस रहे हैं, लेकिन उन परिवारों में जहाँ इस तरह का रोटी का संकट है, बहुत ही दयनीय और मार्मिक स्थिति होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धेश्वरी देवी पूरे परिवार को जोड़े हुए हैं जी। ये उनकी कारीगरी है जी। तो हम इस कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ें। मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौकी की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया। ये बटलोई भी बर्तन है, उसमें दाल रखी हुई थी, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी। अब ये दोनों देशज शब्द हैं, बटलोई और छिपुली। बर्तन है घर में, इनके दाल रखी है और सब्जी रखी हुई थी इन दोनों बर्तनों में। उन्हें सिद्धेश्वरी ने अपने पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने अपने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गिलास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। देखिए, हम अभी जिस बात कर रहे थे, सबको खाना खिलाने के बाद में जब आधी रोटी लेकर खाने के लिए बैठी सिद्धेश्वरी और पहला टुकड़ा उन्होंने अपने मुंह के अंदर रखा, तो घर की
दयनीय स्थिति के कारण, खाना ना खिला पाने के कारण उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो मुंशी जी खाना खाकर लेट गए और वो इस निश्चिंतता के साथ सोए हैं जैसे वो अभी भी नौकरी करते हैं, उनको नई नौकरी नहीं ढूंढनी है और वो घर को अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ ये कहानी हमारी समाप्त हो जाती है। आखिर में हमने देखा कि घर में मक्खियाँ भन भन कर रही हैं और अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद कहते हैं जगह जगह से जब रफू करते हैं तो दूसरी साड़ी का कुछ हिस्सा लगा दिया जाता है। तो ऐसी साड़ी सिद्धेश्वरी एक पहने हुए थी, दूसरी उनकी सामने अलगनी पर टंगी हुई थी। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ हमारी पूरी हो जाती है।